सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे प्रजातंत्र के सफलता की चौथी शर्त क्या है। चौथी शर्त जानकर निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बाबा साहब ने ये जो स्पीच दिया 22 दिसंबर 1952 को, ये बेहद उच्च कोटि का भाषण था। और इस भाषण को सुनने के लिए हुबहू बाबा साहब के ही शब्दों में आपको अंत तक वीडियो को वॉच करना होगा। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 290 से 292 तक। आज के अंबेडकर संदेश में हम प्रजातंत्र के सफल होने की जो चौथी शर्त बाबा साहब बताते हैं उसे आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले के अंबेडकर संदेश में पहली, दूसरी और तीसरी शर्त क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। हो सकता है आपने इसके पूर्व के अंबेडकर संदेश को वॉच न किया हो, इसलिए आपको पहली, दूसरी और तीसरी शर्त ना मालूम हो, इसलिए हम एक बार संक्षिप्त में रिपीट कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रजातंत्र को सफल होते देखना चाहते हैं तो समाज में भयानक विषमता ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। विपक्ष का अस्तित्व होना चाहिए। अगर आप प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो बिना विपक्ष के आप प्रजातंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। कानून एवं प्रशासन सबके लिए समान होना चाहिए। कानून और प्रशासन के मामले में सभी वर्गों, धर्मों, जातियों के बीच में समानता होनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये मान कर चलिए कि प्रजातंत्र सफल होगा। आज चौथी शर्त क्या है ये हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। चौथी शर्त है संवैधानिक नैतिकता की। क्या होता है संवैधानिक नैतिकता? आखिर किसे कहते हैं संवैधानिक नैतिकता? और बाबा साहब इतना ही नहीं, इस संवैधानिक नैतिकता के बारे में बताते हुए अमेरिका और इंग्लैंड का एग्जाम्पल देते हैं। आखिर अमेरिका का कौन सा घटनाक्रम बाबा साहब याद दिलाते हैं। और यही कारण है कि आज का ये स्पीच 22 दिसंबर 1952 का ये उच्च कोटि का स्पीच है। बाबा साहब का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्पीच है। बाबा साहब का यदि आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को। बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रकार मंत्री महोदय द्वारा किसी भी प्रकार के दखल के बिना वह प्रशासन चलाती रहती हैं। इसी प्रकार का प्रशासन जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब निश्चित रूप से यहाँ अस्तित्व में था। यहाँ प्रशासन की बात हो रही है कि प्रशासन किसी भी लेवल पर भेदभाव नहीं करे, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करें। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जब भारत सरकार का सदस्य था तब की एक घटना मुझे बहुत अच्छी तरह से स्मरण है, यानी कि याद है। बाबा साहब कहते हैं कि आप शायद जानते हो कि उस समय दिल्ली की कुछ सड़कों को और मंडलों को वायसराय के नाम दिए गए थे। लिन लिथगो ही एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका नाम दिल्ली की किसी सड़क को या संस्था को नहीं दिया गया था। उनके स्वयं सचिव मेरे मित्र थे। बाबा साहब कहते हैं तब मेरे पास सार्वजनिक निर्माण विभाग था। कई काम मेरे तहत आते थे। वह एक बार मेरे पास आकर बोले, डॉक्टर महोदय, लॉर्ड लिन लिथगो का नाम किसी संस्था या सार्वजनिक निर्माण को देने के बारे में क्या आप कुछ कर सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, हर एक का नाम किसी संस्था अथवा सार्वजनिक निर्माण को दिया गया है, लेकिन केवल उन्हीं का नाम नहीं दिया जाना बहुत ही खटकने वाली बात है। तब बाबा साहब कहते हैं, मैंने कहा मैं सोचूंगा। उस वक्त मैं जमुना नदी पर गर्मी के मौसम में दिल्ली शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए बांध बनाने की योजना पर सोच रहा था, क्योंकि गर्मियों में दिल्ली में पानी की किल्लत होती है। ये बात मैंने अपने प्रेयर नामक यूरोपियन सचिव से कही। मैंने कहा, महोदय देखिए, गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा कही गई बात के बारे में आप जानते ही हैं, इसलिए इस मामले में हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महोदय, आपको ये नहीं करना चाहिए।
इस देश में इस प्रकार की बातें करना असंभव है। कोई अधिकारी किसी मंत्री के खिलाफ बोले, ये बात मेरी नज़र में असंभव है। लेकिन उस ज़माने में ऐसी बातें संभव थीं, क्योंकि अंग्रेज़ों की ही तरह हमने भी ये उचित निर्णय लिया था कि शासन को प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शासन का कार्य प्रशासन के कामकाज में दखल देना नहीं बल्कि नीतियां तय करना होता है। शासन और प्रशासन के बीच बारीक डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर बाबा साहब के इस स्पीच से आप समझ गए होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि शासन का कार्य प्रशासन के कामकाज में दखल देना नहीं होता बल्कि नीतियां तय करना होता है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ये बेहद बुनियादी बात है और मुझे डर लगता है, क्योंकि हम उस न्याय से अब अलग हो गए हैं। हमारे पास की इस बात को या तो हम पूरी तरह से त्याग देंगे या फिर उसे समाप्त कर देंगे। मेरी राय के अनुसार सफल प्रजातंत्र की चौथी पूर्व सुनिश्चित शर्त यह है संवैधानिक नैतिकता। चौथी शर्त क्या है? संवैधानिक नैतिकता। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे संविधान को लेकर कई लोग अति उत्साही लगते हैं। मुझे सचमुच इस बात का डर लगता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। जो लोग भारतीय संविधान को समाप्त कर नया मसौदा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों में शामिल होने के लिए मैं सचमुच तैयार हूँ। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा संविधान वैध प्रावधानों का ढांचा या कंकाल भर है। इस कंकाल का मांस होता है संवैधानिक नैतिकता। इंग्लैंड में इसे संविधान के संकेत कहा जाता है और लोगों ने इस खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए, यानी कि लोगों को इस खेल का नियम का पालन करना चाहिए। बाबा साहब इस संदर्भ में कहते हैं कि इस संदर्भ में मुझे उस वक्त की 2 उदाहरण याद आ रहे हैं और 2 उदाहरण बाबा साहब यहाँ बताते हैं। कहते हैं कि आपको ये याद होगा कि जब अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने विद्रोह किया, तब वाशिंगटन उनका नेता था। तत्कालीन अमेरिकी जीवन में केवल नेता कहकर वाशिंगटन का जिक्र करना यानी असल में उसकी योग्यता का अवमूल्यन करना था, यानी कि उसकी योग्यता को कम करना था, क्योंकि अमेरिकी लोगों के लिए वाशिंगटन प्रत्यक्ष परमेश्वर ही था। आप अगर उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब उसे अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसे? वाशिंगटन को। उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या हुआ? दूसरी बार चुनाव लड़ने से उसने मना किया। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं कि अगर वह 10 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा रहते हैं तो भी हर बार बिना किसी विरोध के चुनाव जीत जाते। लेकिन दूसरी बार उन्होंने मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे मित्रों, जिस उद्देश्य के साथ हमने अपना संविधान बनाया वह शायद आप भूल गए हैं। हमें आनुवंशिक राज सत्ता नहीं चाहिए, उसी प्रकार हमें आनुवंशिक राजा अथवा तानाशाह नहीं चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं इसीलिए हमने ये संविधान तैयार किया है। इंग्लिश राजा की राजनिष्ठा का त्याग और उससे इनकार कर आप अगर इस देश में आए हैं और सालों साल और निरंतरता से आप मेरी पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? इंग्लिश राजा की जगह अगर आपने मुझे बिठा दिया तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने इंग्लिश राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया उसके प्रति आप न्याय कर रहे हैं? मुझ पर आपकी जो श्रद्धा है, मेरे प्रति आपकी जो निष्ठा है, वह शायद आपको मुझे दूसरी बार चुनावों में खड़ा करने के लिए आपसे कह रही है। ये बात वाशिंगटन कहते हैं। इसके बावजूद क्या मेरी तरह के किसी व्यक्ति को, जिसने कि इस बात की प्रतिज्ञा की है कि आनुवंशिक अधिकार अपने पास नहीं होने चाहिए, आपकी भावनाओं की बलि चढ़े, ये निश्चय ही ठीक नहीं रहेगा। आखिर में केवल 2 बार ही उसे चुनावों में खड़े करने में लोगों को सफलता मिली, यानी कि बहुत ज़्यादा जब कहा गया तो फिर दूसरी बार चुनाव वाशिंगटन ने लड़ा और जीते भी, दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिलचस्प है घटना। बाबा साहब कहते हैं वह दोबारा खड़ा भी रहा, लेकिन तीसरी बार जब लोग उसके पास गए तब उसने लोगों को हड़का दिया। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं, जिसके वैवाहिक जीवन के बारे में अभी हाल ही में टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उस 8वें विंडसर एडवर्ड को आप जानते ही हैं। एडवर्ड को जानते ही हैं,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जब वहाँ गया था तब इस विषय पर विवाद मचा हुआ था। तब विवाद क्या था कि राजा को अपनी इच्छा के अनुसार किसी स्त्री के साथ शादी करने की इजाज़त है क्या। खासकर वह राजा उसके साथ प्रतिलोम विवाह करने के लिए तैयार था ताकि वह रानी न बन पाए या फिर अंग्रेज निजी अधिकारों को खारिज कर उसे पदत्याग के लिए मजबूर करें। माननीय वाल्डिन राजा की शादी के खिलाफ थे, उसने राजा को इजाज़त नहीं दी। यहाँ पर हम आपको बता दें उस समय वाल्डविन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, और प्रधानमंत्री ने वहाँ के राजा, इंग्लैंड के राजा को शादी इस तरह प्रतिलोम विवाह करने को मना कर दिया, यानी कि खिलाफ थे। उसने राजा को इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि आपने अगर मेरी बात नहीं मानी तो आपको पद त्याग करना होगा। माननीय चर्चिल 8वें एडवर्ड के मित्र थे, 8वें विंस्टर एडवर्ड के। वे इस बात में एडवर्ड को बढ़ावा दे रहे थे। लेबर पार्टी के लोग सोच रहे थे कि क्या इस मुद्दे के सहारे माननीय बाल्डविन को हराया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर राजनीति भी हो रही थी, पॉलिटिक्स हो रही थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत से लोग अपनी निष्ठा के कारण राजा को अपना समर्थन देना चाहते थे। मुझे ये भी याद है कि प्रोफेसर लास्की हेराल्ड में लेखमाला इसलिए लिख रहे थे कि लेबर पार्टी इस निर्णय से बचे। उनका कहना था कि हमारे संकेतों के अनुसार राजा को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही होगी। हमने हमेशा ये बात मानी है, और राजा अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता तो प्रधानमंत्री को उसे हटा देना चाहिए। हमने जब इस संकेत को माना तो अब राजा का अधिकार बढ़ाने वाले मुद्दे पर बाल्डविन को हराना गलत होगा। लेबर पार्टी ने उनकी बात मानी। बाल्डविन को हराने वाली कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि खेल के नियमों का उन्हें पालन करना होगा। इंग्लैंड का इतिहास अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब सत्ता में होने वाले विरोध या विरोध में होने वाले विरोधियों को ऐसे मुद्दों पर पकड़कर नुकसान पहुंचाने के मौके पार्टी प्रमुख के सामने थे, जिनसे उन्हें कुछ समय के लिए सत्ता की प्राप्ति होती, लेकिन उन्होंने अपने को ऐसे मोह के शिकार होने से बचाया कि उन्हें एहसास था कि ऐसी बातों से उनके संविधान को और प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचेगा। मेरी राय में जनतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जनतंत्र के नाम पर बहुमत वालों द्वारा अल्पमत वालों के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य साथियों, अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अंबेडकर संदेश को आज हम यहीं पर रोकेंगे। आज का प्रश्न है, अंबेडकर संदेश के अंत में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। आज का जो प्रश्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि प्रजातंत्र के सफल होने की चौथी शर्त क्या बताई बाबा साहब ने। आप 2 शब्दों में भी इस आंसर को दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागण में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का अंबेडकर संदेश अगर लगा कि आपको लगा कि बाबा साहब का ये स्पीच 22 दिसंबर 1952 का बहुत ही उच्च कोटि का स्पीच था, तो ऐसे में इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। कई साथी हमारी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो वीडियो को शेयर नहीं करते, अंबेडकर संदेश को शेयर नहीं करते। जो साथी लगातार कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, लेकिन जो साथी नहीं कर रहे हैं, अब तक नहीं किया है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अब आप अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हमारा आपका मिलकर प्रयास ये है कि समाज जागरूक बने। हमारा समाज जब अंबेडकर संदेश को सुनेगा, बाबा साहब के इस तरह से उच्च कोटि के स्पीचेज को सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसमें जागरूकता आएगी। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा समाज जागरूक बने? निश्चित रूप से आप चाहते हैं। इसलिए आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने स्तर से प्रयास जरूर कीजिए। बिना विलंब के आज ही कीजिए, आज ही शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब दीजिए इजाज़त। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना प्लीज।
सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।